वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हमारा लेक्चर है कार्बोहाइड्रेट और आज हम कार्बोहाइड्रेट की जनरल फॉर्म्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्लास ऑफ नेचुरल कंपाउंड्स हैं, यानी कि अगर हम इनको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो ये एक नहीं है, ये बहुत सारे हैं। यानी ये एक पूरी फैमिली है, एक पूरी क्लास है जिसके अंदर हमारे पास नेचुरली अकरिंग जो कंपाउंड्स हैं वो हैं। यानी ज़्यादातर ये वो कंपाउंड हैं जो दुनिया में पहले से ही नेचर के अंदर मौजूद होते हैं। और ये जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं इनके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये हमारी डाइट के अंदर बहुत मेन रोल अदा करते हैं। यानी अगर हम इनको इस तरह समझने की कोशिश करें तो ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, डेली लाइफ के अंदर इनकी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी कि कार्बोहाइड्रेट के थ्रू हम लोग एनर्जी सोर्स है, तो यानी कि एनर्जी सोर्स है और सबसे ज़्यादा चीप एनर्जी सोर्सेज में से एक है जो इस दुनिया में मौजूद है हमारे पास। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट की टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ये दो वर्ड से मिलके बनता है। एक वर्ड है कार्बन और दूसरा वर्ड है हाइड्रेट। कार्बन का मतलब तो सिंपल कार्बन और हाइड्रेट का मतलब हो जाता है हमारे पास वाटर। अब अगर हम लोग बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो बात बिल्कुल सादा है और वो ये कि हमारे पास जब भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करते हैं तो इसका मतलब ओल्ड एजेस में अब नहीं होता। अब इस डेफिनेशन में थोड़े से मसले मसाइल हैं। ओल्ड एजेस में इसका मसला ये था कि ये एक ऐसा कंपाउंड्स हैं या ये ऐसी क्लास ऑफ कंपाउंड हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, या इसको इस तरह समझ लें कार्बन और वाटर एक ख़ास प्रोपोजिशंस, एक ख़ास प्रोपोर्शंस के साथ अटैच्ड है। तो ऐसी चीज़ों को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता था। यानी ऐसी चीज़ें जिनमें हाइड्रेटेड कार्बन हो, यानी वाटर के साथ हाई कार्बन मिक्स हो जाए, तो ये चीज़ कहलाती थी कार्बोहाइड्रेट। अब जब भी कार्बोहाइड्रेट की डिस्कशन शुरू हो जाती थी तो इसका मतलब तो ये होता था कि कार्बन और वाटर का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें सेम प्रोपोर्शंस का सहारा लिया गया है। लेकिन वक्त के साथ साथ जब दुनिया ने तरक्की करी तो उसको ये बात समझ में आई कि ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका जनरल फार्मूला तो कुछ ऐसा बनेगा, CX और यहाँ पे आ जाएगा H2O और इधर आ जाएगा Y। आप देख सकते हैं ये आपके पास हाइड्रेटेड कार्बन आ गया। अब इस हाइड्रेटेड कार्बन के अंदर मसला ये है कि कार्बन की एक अमाउंट होगी और वाटर की भी होगी। लेट सपोज अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ दोनों की जगह पे, अभी मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर मैं x और y की वैल्यूज़ को 1 सब्सिट्यूट कर दूँ तो मेरे पास जो बनने वाला कंपाउंड होगा उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, मसला ये है कि अगर मैं इसको किसी भी तरीके से अरेंज कर दूं उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। इस डेफिनेशन को जब पढ़ा गया दुनिया के अंदर तो पता चला इसमें बहुत सारे इरोनियस थिंग्स हैं, यानी इसमें कुछ रॉन्ग है। सबसे और इम्पॉर्टेंट बात ये, वन बाय वन करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो सबसे ज़्यादा मसले मसाइल वाली चीज़ थी इस पूरे पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर वो ये थी कि हमारे पास सारे कार्बोहाइड्रेट को ये फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था, मैं भी मिसाल देता हूँ। इसको हम इस तरह समझते हैं कि लेट सपोज अगर मैंने लिखा यहाँ पे HCHO, अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो ये आपने पहले भी देखा हुआ कंपाउंड, ये एल्डिहाइड है और इसका नाम है मीथेनल, या फिर इसका दूसरा नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। मसला ये है फॉर्मल्डिहाइड में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ऊपर भी 2 कार्बन है। कितने, सॉरी, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। और कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो फॉर्मूला तो पूरा पूरा सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि मिथेनल जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। ये बात सारी दुनिया को पता है। तो ये तो एक बड़ा मसला हो गया। सिर्फ मिथेनल ने मसला नहीं आ रहा था, एसिटिक एसिड में मसला आ रहा था, एसिटिल्डिहाइड में मसला आ रहा था। तो इसका मतलब इसकी ये वाली डेफिनेशन कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन और वाटर का एक खास प्रोपोर्शन होगा, इसमें मसला आ जाएगा। इसी तरीके से कुछ फार्मूले हमारे पास ऐसे थे जो सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे।
यानी कि जनरल फार्मूला तो वो फार्मूला होता है जो हर किस्म के कंपाउंड को सेटिस्फाई करेगा। एक कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास जिसका नाम है रेमनॉस, मैं लिख देता हूँ। ये इसका दूसरा बड़ा रीज़न है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट को ये कार्बोहाइड्रेट्स बना नहीं रहा। अब जैसे लेट सपोज अगर हम लोग बात करें रेमनॉस की, RHAM OAC, रेमनॉस का अगर फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला होता है C6H12O5। अब ये तो बड़ा मसला है क्योंकि आपने जनरल फार्मूला बनाया, अगर आपने इसमें कार्बन की वैल्यू 6 पुट कर दी तो C6 हो जाएगा। Y की वैल्यू जब आप 2 पुट करेंगे तो मसला आ जाएगा, अगर 6 पुट करेंगे तो 6 टू द 12 हो जाएगा और O6 हो जाएगा। यानी अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ आपको, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे पास एक इशू आ रहा है। इशू ये है कि जब हम लोग इसके अंदर 6 पुट कर रहे हैं तो कार्बन तो पूरे हो गए, C6 हो गए, और H2O, और यहाँ पर आ जाएगा 6। तो 6 टू द 12 तो होगा, लेकिन असल फार्मूला तो कुछ और बनना है। असल फार्मूला तो बन जाएगा C6H12O6, जबकि मैंने जब आपको रेमनॉस का फार्मूला बताया तो वो O5 है, तो फार्मूला तो मैच ही नहीं कर रहा। अब रेमनॉस के बारे में सारी दुनिया को पता है ये कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन जनरल फार्मूला इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और फॉर्मल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन उसको जनरल फार्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये क्या मसला है कि कुछ को कर लेता है सेटिस्फाई, कुछ को नहीं करता। तो इसमें तो ये बड़ा मसला पाया जा रहा है कि वो कंपाउंड जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे, जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है वो सेटिस्फाई हो गए हैं। वैसे ये फार्मूला अपने बहुत सारी जगहों पे काम कर जाता है, जैसे अगर ये C6H12O6 की बात की जाए तो ये एक तरह से ग्लूकोज का फार्मूला तो बन गया, लेकिन बात ये हर जगह पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा था। तो साइंटिस्ट को ये बात समझ में आ गई कि कोई प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट सही तरीके से डिफाइन नहीं हो पा रहे। और फिर ये वाली जो पूरी चीज़ है कि कार्बोहाइड्रेट दिस, ये चीज़ जो थी ये हमारे पास फिर ख़त्म हो गई। यानी ये वाला जो कॉन्सेप्ट था इसको फिर हटा दिया गया। फिर नया कॉन्सेप्ट अर्ली स्टार्टिंग ऑफ द सेंचुरी में इंट्रोड्यूस करवाया गया, और इसकी डेफिनेशन को काफ़ी प्रिसाइज किया गया ताकि लोगों को समझाने में आसानी हो जाए, और इस तरह की जो कन्फ्यूजन्स हैं वो तमाम एरोनियस कन्फ्यूजन्स जो हैं उनको ख़त्म किया जाए। अब क्या डेफिनेशन है आज के दौर में कार्बोहाइड्रेट की? तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि, लिख देता हूँ पहले मैं, कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड ऑल polyhydric aldehyde or ketones and other substances which on hydrolysis produce such compounds। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब हम इस डेफिनेशन को ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। कह रहे कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड ऑल पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। सबसे पहली बात, हमें इस पूरी लाइन को अंडरस्टैंड करना है कि हम लोग बोलना क्या चाह रहे हैं। देखिए, दो शर्तें रखी गई हैं, या अगर हम इसको दो काइंड में समझें तो सबसे पहली चीज़ जो समझनी है वो होना चाहिए पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक का मतलब क्या है? मोर देन वन होता है, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ मोर देन टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मोर देन टू OH होने चाहिए, पहली बात स्ट्रक्चर के अंदर। दूसरी बात, पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड्स और कीटोन, या तो एल्डिहाइड होना चाहिए उस पर्टिकुलर कंपाउंड में जो भी हम पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड्स, या फिर कीटोन होना चाहिए। दोनों में से कोई एक फंक्शनल ग्रुप होना लाजमी है। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट के अंदर टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? दो होते हैं। यानी एक अल्कोहल होगा OH होगा, और दूसरा लाजमी या तो एल्डिहाइड्स होंगे
या फिर कीटोन्स होंगे। अब जब आपके सामने इनके स्ट्रक्चर्स आएंगे तब आपको ये बात और अच्छे से भी समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल प्रैक्टिस में के ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो किस तरह का रोल प्ले करते हैं। आगे कह रहा है and other substances which on hydrolysis on the same hydrolysis produce such compounds। अच्छा, ऐसे कंपाउंड जिनकी हाइड्रोलिसिस हो जाए, जिनका वाटर के साथ रिएक्शन हो जाए और वो ऐसे कंपाउंड प्रोड्यूस कर दें, जैसा कि अभी आपको समझाया, जिनके अंदर एक से ज़्यादा OH हो और एक एल्डिहाइड या कीटोन्स हो, तो वो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम आगे चलेंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बहुत सारी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन के मेथड्स हैं, तो वन बाय वन हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो उनको क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, यानी सिंपल टेस्ट को जज करके कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन किया जाएगा। टेस्ट की बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं। तो सबसे पहले मैं ए लिख रहा हूँ और उनकी क्लासिफिकेशन लिख रहा हूँ बेस्ड ऑन टेस्ट। टेस्ट की बेस पे हमारे पास दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है नंबर वन, वो कहलाते हैं शुगर्स। शुगर्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके अंदर स्वीट टेस्ट होता है। इसके अलावा अगर उनको देखा जाए फिजिकली तो वो क्रिस्टलाइन है और साथ ही साथ वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी पानी में इजीली वो डिज़ोल्व हो सकते हैं। और शुगर्स की सबसे आसान एग्जांपल हमारे पास क्या होती है? शुगर्स में हमारे पास सबसे आसान एग्जांपल है ग्लूकोज की, क्योंकि ग्लूकोज ये तमाम चीज़ों को सेटिस्फाई करते हैं। नंबर टू जो एग्जांपल्स हैं वो है नॉन शुगर्स। अच्छा, नॉन शुगर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, उनको भी ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। नॉन शुगर्स हमारे पास वो कंपाउंड्स हैं जो कि टेस्टलेस होते हैं, टेस्टलेस, साथ ही साथ एमॉर्फस होते हैं नेचर के एतबार से, यानी उनके अंदर क्रिस्टलाइन टेक्सचर नहीं होगा, एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, और पानी के अंदर कभी भी सॉल्युबल नहीं होते या यूजुअली सॉल्युबल नहीं होते। इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमारे पास सबसे आसान क्लासिफिकेशन ये की गई दुनिया के अंदर। लेकिन बात ये कि इससे बहुत सारी चीज़ें अनडिफाइंड रहती हैं। इसी वजह से इस क्लासिफिकेशन के फ़ौरन बाद एक और टाइप की भी क्लासिफिकेशन कर दी गई। वो क्लासिफिकेशन कहलाती है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की। क्योंकि मसला ये है कि जो शुगर्स हैं उनके अंदर भी फिर प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं और देखना पड़ता है उनमें से किन में रिड्यूसिंग की एबिलिटी है, किन में रिड्यूसिंग की एबिलिटी नहीं है। तो ये थोड़ा सी हट के चीज़ है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पास एक कहलाते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स और दूसरे हमारे पास कहलाते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। अब ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या हैं, इनको ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स वो शुगर्स होते हैं जो हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर जाएं या उनको रिड्यूस कर दें। अब ये टॉलेंस रिएजेंट का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 में है, टॉलेंस रिएजेंट, और दूसरा हमारे पास है फैलिंग सॉल्यूशन। ऐसा रिएक्शन जिनके अंदर टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिड्यूस हो जाएं, रिएक्ट कर जाएं, वो रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाते हैं। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में ये दोनों रिएक्ट नहीं करते, यानी ये इन दोनों के साथ वो शुगर जो इन दोनों रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट ना करें वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, और जो कर जाएं वो रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाते हैं। इनके पूरे पूरे मैकेनिज्म है, लेकिन अभी हम आपको इतनी इन डेप्थ नहीं बता रहे, बस क्योंकि थोड़ी सी बात डिस्कस हो गई है तो इसलिए आपको बता दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन है वो कहलाती हैं, नंबर बी पार्ट, वो है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। असल में वो चीज़ जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर आई हुई है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है अपनी जगह पे। मैं आपको
इसके इस तरह समझा देता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट 3 मेन टाइप में टूटे हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सबसे पहली जो टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो कहलाती है मोनोसैकेराइड्स। अच्छा, ये जो वर्ड सैकराइड है, अब मैं आगे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा, ये लैटिन वर्ड सैक्रम से निकला है, जिसका मतलब होता है शुगर्स। तो सबसे पहले जो हमारे पास हैं वो कहलाते हैं मोनोसैकेराइड्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो कहलाते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। और लास्ट वन जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, वो कहलाते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स। अब होगा क्या, वन बाय वन हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है मोनोसैकेराइड्स, हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं। लफ्ज़ मोनो का मतलब क्या होता है, बहुत आसान सी बात है, लफ्ज़ मोनो का मतलब होता है वन। तो ये जो वन वाले मोनोसैकेराइड्स, ये एक्चुअल में क्या है? असल में इसका वन भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेबल है, काफ़ी एक्सप्लेनेबल है। ये सबसे सिंपलर कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स हैं। पहली बात तो इनके लिहाज से आप ये समझ लें, सिंपलर कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट यूनिट सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट यूनिट है। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर है वो ये, दे कंटेन 3 to 10 कार्बन एटम। दे कंटेन 3 to 10 कार्बन एटम। इनके अंदर जो कार्बन एटम की तादाद है वो 3 से लेके 10 तक है, बस इसके अलावा नहीं है। अच्छा, इसका क्या मतलब है 3 से लेके 10 तक का, ये मैं भी आपको समझाता हूँ। इनके अंदर एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की बेसिक डेफिनेशन ही यही थी। तो अगर किसी के अंदर एल्डिहाइड्स हैं तो उनके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो होता है एल्डोसिस। और अगर किसी के अंदर कीटोन है तो उनके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है कीटोसिस। ठीक है। असल में ये जो वर्ड OAC है ना, ये कार्बोहाइड्रेट्स का सफिक्स है। यानी इंटरनेशनली जहाँ पर भी सफिक्स ओस लिखा हुआ होता है ना, उसका मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है। तो एक तरह का ये कन्वेंशन है कार्बोहाइड्रेट को समझने के लिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। अब आप देखें जहाँ जहाँ ओस लगा हुआ होगा ना, ग्लूकोस, फ्रक्टोस, मैनोस, ग्लेक्टोस, ये सब कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स होती हैं। सेल्यूलोस, सब जहाँ जहाँ पे ओस होता है वो कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब अगर हम बात समझें तो ये क्या है, पहली शर्त तो इसने ये लगाई कि कम से कम कितने एटम होने चाहिए मोनोसैकेराइड्स के अंदर, 3 एटम होने चाहिए कार्बन के, 1 2 3। दूसरी शर्त लगाई या तो एल्डिहाइड होना चाहिए या फिर कीटोन होना चाहिए। तो अभी मैं फ़िलहाल एल्डिहाइड बना रहा हूँ, तो एल्डिहाइड बना लेते हैं। यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन आ गया, और ऊपर आ जाएगा डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम एक एक बॉन्ड और बना देते हैं, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, हमने सबसे पहले एल्डिहाइड बना दिया। अब जो हमारा रिमेनिंग काम है वो काम क्या है, वो बहुत सिंपल सा है, हमें सिंपल हाइड्रोजन अटैच करने हैं। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ गया, इसी तरीके से इस वाले कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन आ गया। अच्छा, आपस में भी बॉन्डिंग है। अब एक तरफ हाइड्रोजन होगा और एक तरफ OH होगा, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है कार्बोहाइड्रेट की कि कार्बोहाइड्रेट जो हैं उनके अंदर मल्टीपल OH मौजूद होते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी, पॉलीहाइड्रिक बोलते हैं इनको, बोलते पॉलीहाइड्रिक इसी वजह से कि उनमें एक से ज़्यादा OH मौजूद होते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसमें भी हमारे पास 2 OH मौजूद है। दरमियान में मैं बॉन्डिंग नहीं बना रहा, डॉट बना रहा हूँ। आप डॉट बनाए बॉन्ड बनाए एक ही बात होती है। आप देख सकते हैं एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास फॉर्म हो गया। इधर यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है। ठीक है, इसके अंदर ये सारी बातें कह रहे कम से कम 3 कार्बन एटम होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 10 कार्बन एटम होने चाहिए, वो एक मोनोसेकेराइड काउंट होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा यूनिट है, इट इज काउंट एज वन, ये एक मोनोसेकेराइड काउंट होगा। इसी तरह अगर मैं 10 कार्बन वाला कंपाउंड ही बना दूं तो भी वो 10 वाला भी एक मोनोसेकेराइड काउंट होगा। जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूं फॉर एग्जांपल शुगर की या ग्लूकोज की दे देते हैं,
ग्लूकोज होता है C6H12O6। तो अगर मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाऊं, टोटल कितने कार्बन है? 6, 1 2 3 4 5 एंड देन ये हो जाएगा 6। 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो आप देख सकते हैं आपके पास 6 कार्बन एटम आ गए। अब क्या होगा मेरे बेटा, 6 कार्बन एटम आ गए। अब ग्लूकोज मैं आपको बता रहा हूँ पहले से ही एल्डिहाइड्स होते हैं। ठीक है, ये कैसे पता चलता है? अब ये तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एल्डिहाइड्स हैं। तो हमने यहाँ पर इसको सबसे पहला तो काम ये किया, इसको एल्डिहाइड बना दिया। ठीक हो गया। इसके बाद अगला काम क्या है? एक तरफ हाइड्रोजन आएगा, एक तरफ OH आएगा। अभी मैं फ़िलहाल रैंडमली किसी भी जगह किसी भी डायरेक्शन में H लगा रहा हूँ, किसी भी डायरेक्शन में OH लगा रहा हूँ। मैं ओरिएंटेशन का ख्याल नहीं रख रहा, वैसे रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़रा से भी आपने ओरिएंटेशन को इधर से उधर कर दिया तो कंपाउंड जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इसको किसी भी तरीके से अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे कार्बन खाली है, वहाँ पे मैं हाइड्रोजन के साथ OH लगा रहा हूँ। अगर यहाँ पे OH आ जाएगा, सिमिलरली नीचे वाले में हाइड्रोजन आ जाएंगे। इधर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और इधर भी हमारे पास हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन गया, जिसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। और क्या क्या मौजूद है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर? तो आप देख सकते हैं ये एक आपके पास फंक्शनल ग्रुप है जो कि एल्डिहाइड है, और बाकी सारे मल्टीपल OH लगे हुए हैं। तो डेफिनेशन वाइज मल्टीपल OH है, पॉलीहाइड्रो हो गया, और एल्डिहाइड या कीटोन लगे हुए हैं, और कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। इसमें 6 कार्बन है। असल में ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना स्टूडेंट्स, ये पूरा स्ट्रक्चर भी आपके पास क्या काउंट किया जाता है? एज अ वन मोनोसैकेराइड। तो हम कहेंगे ये एक मोनोसैकेराइड है, और ये वाला ये भी एक मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड का मतलब कम से कम 3 कार्बन है, और मैक्सिमम ये 10 कार्बन तक जाते हैं। अब बात ये है कि अगर मैं इसको देखूं तो इसमें सबसे पहली बात, ये एल्डिहाइड लगा हुआ है, यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ मैं, ताकि बाद में आपको आसानी हो जाए। ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये एल्डिहाइड है, और यहाँ पर जो हमारे पास ग्रुप लगा हुआ है, अब हम इसको इसका नाम रखेंगे, तो इसको कहा जाता है एल्डो, क्योंकि एल्डिहाइड है। हेक्सोस, हेक्स का मतलब 6 कार्बन है, और ओस का मतलब है ये कार्बोहाइड्रेट है। तो इस तरह इनकी नेमिंग बनाई गई है, डिज़ाइन की गई है। और सबसे अच्छा, अगर हम इनको और अच्छे तरीके से समझें तो इनको हेक्सोसिस भी कह सकते हैं आप। एल्डो हेक्सोस में ही होता है, ये पता चल जाता है कि इनके अंदर हमारे पास एल्डिहाइड मौजूद है। और एल्डो कीटोसिस हो, सॉरी, अगर कीटो हेक्सोस हो तो उसका मतलब है कीटोन है और 6 कार्बन लगे हुए हैं। तो कीटो हेक्सोस जो होता है ना, वो फ्रक्टोस होता है। वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में जब इसकी और एलेबोरेशन करवाएंगे तब आपको बताएंगे। अब क्या होता है, सारा का सारा जो स्ट्रक्चर गेम है वो, या ये सारा का सारा जो मोनोसैकेराइड के अंदर आगे तफसीलात हैं, वो इनके स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी जो इनके स्ट्रक्चर्स हैं वो एक्चुअल में इनकी कॉन्फ़िगरेशंस को डिसाइड करेंगे। असल में हुआ ये है कि हमारे पास जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं या जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सबकी कॉन्फ़िगरेशंस असाइन की गई हैं। अब ये कॉन्फ़िगरेशंस मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिखी जाती हैं, और उनके कुछ अंदाज़ हैं लिखने के। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग इसको इस तरह समझ लें कि सबसे पहली जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो डी और एल की हैं। कुछ शुगर्स डी शुगर्स कहलाते हैं, कुछ एल शुगर्स कहलाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास प्लस माइनस से भी डेजिग्नेशन होती है कॉन्फ़िगरेशंस की। इसी तरीके से हमारे पास अल्फ़ा और बीटा भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ वर्डिंग में लिख रहा हूँ, वैसे तो सिंबल्स में लिखा जाता है। अल्फ़ा और बीटा भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये 3 टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस हैं, और ये तीनों टाइप की कॉन्फ़िगरेशन हर जो भी हम लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उनके अंदर मौजूद होती हैं। अब ये क्या होते हैं एल और डी शुगर्स, इनको ज़रा हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो अब हमारे पास एल और डी कॉन्फ़िगरेशंस को आप ये समझ लें कि ये देखा जाता है कि हमारे पास
एक चीज़ कहलाती है कायरल सेंटर, वो मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगा आपको। इसको ये समझ लें कि ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है दिस प्लेस, ये आपको डिफाइन करती है, ये जो हमने रेड से हाईलाइट करी कि कॉन्फ़िगरेशंस कौन सी हैं। ये जो ओ एच लगा हुआ है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे लगा हुआ है इस वक्त, तो ये पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी डी कॉन्फ़िगरेशंस, डी कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अगर हमारे पास ये उस साइड साइड अगर इसकी चेंज हो जाती, यानी अगर ये ओ एच की पोजीशन या ओ एच की जो पर्टिकुलर साइड है, अगर वो साइड हमारे पास ओ एच की चेंज हो जाती, तो फिर क्या होता? फिर ये होता कि ये ओ एच वापसी रिप्लेस हो जाता और वो कहलाता एल कॉन्फ़िगरेशंस। यानी एल और डी को अगर आप देख रहे हैं तो कायरल सेंटर के साथ वाला कंपाउंड देखते हैं। कायरल सेंटर इसके अंदर ये वाला पर्टिकुलर कार्बन एटम है, जिसके अंदर एक कार्बन एटम चार अलग अलग एटम्स के साथ ज्वाइन हुआ हुआ है। तो अब देख सकते हैं ये हमारे पास हमेशा इसी तरह होगा, आप याद कर लीजिएगा, जहाँ पे लास्ट में क्लोज होती है चेन उससे पहले वाला, यानी सेकंड लास्ट पे देखा जाता है कि OH की कॉन्फ़िगरेशंस कहाँ पर है। अब अगर मैं फॉर इंस्टेंस OH की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दूँ, तो फिर ये हमारे पास इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन हिल जाएगी। कैसे हो जाएगी ज़रा गौर से देखते हैं। ये हमारे पास आ गया एक एल्डो हेक्सोस। अब मैंने क्या किया, ये OH को पकड़ के यहाँ से अलग कर दिया, H में इधर ले आया फॉर द टाइम बीइंग, और OH जो है उसको मैं इधर ले आया। तो आप देख सकते हैं अब जो होगी इसकी इस पर्टिकुलर केस की जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो एल शुगर्स बनेगी। तो बस एल और डी में यही फ़र्क होता है। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आया होगा। अभी मोनोसेक्राइड्स की काफ़ी डिटेल्स हैं, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।